वृद्धाश्रम। ये कहानी है साहिल शर्मा नाम के एक नवयुवक की, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। साहिल के पिता दीनानाथ जी एक बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी करते थे। दीनानाथ और मंजू देवी के घर जब बेटे साहिल का जन्म हुआ तो दोनों पति पत्नी ने बस यही सपना देखा कि चाहे उनके पास दौलत रहे ना रहे, लेकिन उनका बेटा साहिल जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छुए। और इसी सपने के साथ दीनानाथ और मंजू अपने जीवन का हर पल बेटे साहिल के नाम कर देते हैं। साहिल अभी 15 साल का था कि एक दिन दीनानाथ जी एक हादसे में अपने दोनों पैर खो देते हैं। अब क्या होगा जी? अभी तो हमारा बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाया। आपकी भी ऐसी हालत है कि अब आप नौकरी भी नहीं कर सकते। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। मेरे बच्चे का तो भविष्य ही अंधकार में डूब गया। चिंता मत करो भाग्यवान, जब ऊपर वाला समस्या देता है तो उससे निकलने का हल भी वही देगा। बस ऊपर वाले पर विश्वास बनाए रखो। जल्द ही दीनानाथ जी को बैंक की तरफ से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है और अपना बाकी का जीवन मंजू पति के इलाज और बेटे की पढ़ाई के बीच संघर्ष में ही गुजार देती है। समय बीतता है और अब साहिल एक नौजवान बन जाता है। साहिल की नौकरी भी एक MNC में लग जाती है। साहिल बेटा, क्या बात है? आजकल तो बहुत व्यस्त रहने लगा है। पापा के पास भी नहीं बैठता। कितने दिनों से तुझे याद कर रहे हैं बेटा। अरे माँ, आप लोग नहीं जानते जॉब में कितना स्ट्रेस होता है। आजकल गला काट प्रतियोगिता है, मुझे कितने काम होते हैं, आप जानते भी हो। बस हर समय शिकायतें खत्म नहीं होती आप लोगों की। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? हम समझते हैं कि तुझे काफ़ी काम रहता है, लेकिन हमारा भी तो दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। पापा चल फिर नहीं सकते और उनके कारण मैं भी कहीं बाहर नहीं जा सकती। 4 दीवारी और तू ही तो है हमारी दुनिया। तो क्या चाहती है आप? सारी उम्र बस आप लोगों के सामने मूर्ति बनकर बैठा रहूं? आप घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन मुझे तो दुनिया में बाहर निकलना होता है ना। कहाँ से समय लाऊं आपके पास बैठकर वेस्ट करने को? जब देखो तब यही नाटक है, मैं समय नहीं देता। साहिल माँ पर चिल्लाने के बाद अपने कमरे में जाता है और बेड पर बैग पटकने के बाद खुद भी वहीं ढेर हो जाता है। आप निराश मत होइएगा। हमारा बेटा ना दिल का बुरा नहीं है। आप तो अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं ना। आप तो समझते हैं प्राइवेट नौकरी में काम का कितना दबाव रहता है। ज़रूर ऑफिस में कुछ समस्या है, तभी वो इस तरह से उखड़ा उखड़ा नज़र आ रहा है, वरना साहिल हम दोनों से बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ, बूढ़े होते माता पिता की देखभाल करना इतना आसान नहीं होता। उसकी गलती नहीं है, ये तो दुनिया की रीत है। तुम भी आगे से थोड़ा ख्याल रखना। बेटा ऑफिस से थक कर आता है, छोटी छोटी बातों के लिए उसे परेशान मत किया करो। दीनानाथ और मंजू एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ तो वो दोनों ही गए थे कि बेटे का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा है। एक सप्ताह के बाद रविवार के दिन। बेटा, आज रविवार का दिन है, आज तो छुट्टी है ना तुम्हारी? हाँ छुट्टी है। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबूजी का चश्मा टूट गया है और तुम जानते हो ना, उन्हें अकेला छोड़कर मैं बाजार नहीं जा सकती। तो इसीलिए रविवार के आने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि छुट्टी वाले दिन तुम जाकर उनका चश्मा बनवा दो। पूरे हफ्ते काम करने के बाद एक दिन मिलता है मुझे, उसमें भी कभी आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, कभी दवाइयाँ खत्म हो जाती है, तो कभी चश्मा टूट जाता है। अरे परेशान हो गया हूँ। एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी पूरा दिन आप लोगों के काम के चक्कर में बीत जाती है। फिर 6 दिन मुझे वापस से काम में बिताने हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम थके हो तो रहने दो। तुम्हारे बाबूजी को खबर पढ़कर मैं सुना दूंगी। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। गुस्से में बड़बड़ाते हुए साहिल अपने कमरे में जाता है और फ़ोन निकालकर स्वाति को फ़ोन लगा देता है। क्या बात है, आज बहुत गुस्से में लग रहे हो? कुछ बात हुई है क्या? अरे क्या बात होगी यार, वही रोज़ रोज़ का ड्रामा। मम्मी पापा की डिमांड तो पूरे होने का नाम ही नहीं लेते। अरे बंदा नौकरी पर फोकस करे या उन दोनों की डिमांड पूरी करता रहे। ऊपर से तुम भी ना सीधे सीधे जवाब नहीं देती कि शादी करने के लिए रेडी हो या नहीं। अरे कितनी बार तो पूछ चुका हूँ, और कैसे पूछूं? देखो साहिल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन मेरा जवाब हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए, इसलिए मैं बात को टालने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब तुम अगर मेरा जवाब जानना चाहती हो ना तो सुनो। सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार नहीं करते, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तुमसे शादी करने का मतलब होगा तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी उठाना। तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं भी तुम्हारी तरह हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में काम करती हूँ। उसके बाद मुश्किल से ही मुझे हम दोनों के लिए समय मिल पाता है। अब इतनी सब टेंशन के बीच में मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स को मैं उतना समय दे पाऊंगी।
और फिर वैसे भी तुम्हारे पापा पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उन्हें स्पेशल केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रहना तो उन्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। देखो साहिल, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम अपने पेरेंट्स को ना ओल्ड एज होम में शिफ्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। और ओल्ड एज होम ना कोई बुरी जगह नहीं होती, वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स की एज के बहुत सारे लोग होते हैं, उनका वहाँ अच्छे से मन लगेगा। और जो उनकी शिकायत रहती है ना, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वो अकेलापन फील करते हैं, वो भी दूर हो जाएगी। और रही तुम्हारे पापा के स्पेशल नीड्स की बात, तो उनका ध्यान रखने के लिए ना वहाँ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी होते हैं। जो केयर और टाइम हम लोग नहीं दे सकते, वो उन्हें ओल्ड एज होम में मिल सकता है। मेरा सजेशन यही है कि तुम उन्हें किसी ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दो, उसके बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं। इस समय साहिल को स्वाति के आगे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। साहिल स्वाति को बहुत चाहता था और पिछले कई सालों से वो उसके हाँ के इंतजार में बैठा हुआ था। आज जब इतने सालों बाद स्वाति ने शादी के लिए ओल्ड एज होम की शर्त रखी, तो साहिल ने स्वाति की बात को स्वीकार कर लिया। माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की को पसंद कर लिया है। उसका नाम स्वाति है। जल्दी उसके पेरेंट्स आपसे मिलने के लिए आएंगे। अगर तुझे लड़की पसंद है बेटा, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो तेरी खुशी में ही खुश हैं। चलो, घर में बहू आएगी तो घर का माहौल बदल जाएगा, घर में रौनक हो जाएगी। अपनी बहू को बिल्कुल बेटी बनाकर रखूंगी मैं। बहू के आने की खबर से मंजू बहुत खुश थी। जल्दी ही स्वाति के माता पिता मंजू और दीनानाथ से मिलने उनके घर आते हैं और दोनों की शादी की तारीख निकल जाती है। शादी के बाद माँ, मैं और स्वाति दोनों ही ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। आपके और पापा की उतनी देखभाल भी नहीं कर पाते, और मैं समझता हूँ इस एज में आपको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपको और पापा को एक ऐसी जगह भेजने के बारे में सोचा है जहाँ आपको आपकी एज के बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। उनके साथ आपका टाइम भी बहुत अच्छे से बीत जाएगा और आपकी केयर भी होगी। आप अपनी और पापा की तैयारी कर लेना, सारा सामान कपड़े वगैरह बांध लेना। शाम को आपको मेरे साथ वहीं चलना है। बेटे के मुंह से ये सब सुनने के बाद मंजू और दीनानाथ बिल्कुल सन्न रह गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका इकलौता बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के बारे में सोच सकता है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। मंजू और दीनानाथ आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपना सामान बांध लेते हैं और वृद्धाश्रम के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सब मेरे ही कारण हो रहा है भाग्यवान। अपाहिज होने के बजाय अगर भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया होता, तो आज कम से कम तुझे मेरे कारण ये दिन ना देखना पड़ता। अब मुझ बूढ़े अपाहिज बाप की जिम्मेदारी आखिर कब तक उठाता बेचारा। इसलिए उसने मेरे साथ साथ तुम्हें भी वृद्धाश्रम भेज दिया। अपने आप को दोष मत दीजिए, आप ही तो मेरे जीने की वजह है, वरना इतना सब कुछ देखने के बाद मैं तो कब की अपने कान्हा के पास चली गई होती। गलती हमारे बेटे साहिल की नहीं। पिछले जन्म में हमने ज़रूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, या फिर हमारे संस्कारों में ही कोई कमी है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ा। माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आने के बाद साहिल को बड़ा टूटा टूटा सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का एक हिस्सा काट कर किसी ने अलग कर दिया हो। अगले दिन ऑफिस से घर लौटने के बाद साहिल बेख्याली में माँ के कमरे का दरवाज़ा खोलकर 2 बार माँ माँ पुकारता है। फिर अचानक ही उसे याद आता है कि माँ तो अब उनके साथ रहती ही नहीं है। साहिल अपने कदम पीछे खींच लेता है और जाकर सोफे पर धम से बैठ जाता है। स्वाति, बहुत थकान हो गई है, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो और एक अच्छी सी कॉफ़ी भी बना देना प्लीज़। साहिल को पानी और कॉफ़ी के लिए बोले हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन स्वाति अभी तक हॉल में नजर नहीं आई थी। अचानक ही उसकी आंखों के आगे माँ का चेहरा आ जाता है। थक गए क्या बेटा? लगता है आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। तेरे घर पहुँचने से पहले ही मैंने हॉल का एसी ऑन कर दिया था। गर्मी तो नहीं लग रही है ना बेटा? ये ले गरम गरम कॉफ़ी पी ले, तेरी थकान यूँ दूर हो जाएगी। साहिल अभी अपने ख्यालों में घूम रहा था, तभी उसके कानों में स्वाति की आवाज़ आती है। अरे ये क्या राजा बाबू की तरह सोफे पर बैठकर स्वाति स्वाति चिल्ला रहे हो? मैं भी अभी 5 मिनट पहले ऑफिस से आई हूँ ना, और वैसे भी मेरे हाथ से कॉफ़ी अच्छी बनती कहाँ है? कॉफ़ी तुम बना लो प्लीज़, मैं चेंज करके आती हूँ, मेरे लिए भी बनाना। माँ बाप को याद करके साहिल की आंखों में नमी तैर गई थी। अपने आंसू छुपाते हुए साहिल उठकर रसोई में जाता है और 2 कप कॉफ़ी बनाने लगता है। दिन गुजरते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ माँ पापा के दूर होने का एहसास साहिल के मन में बढ़ता ही जा रहा था।
मंजू और दीनानाथ को गए कुछ दिन ही बीते होंगे। इन दिनों में साहिल बिल्कुल खोया खोया और बेचैन रहने लगा था। पता नहीं माँ पापा वहाँ किस हाल में होंगे। मम्मी पापा का सामना करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। एक बार वहाँ जाकर उनको दूर से देखकर आ जाता हूँ। कैसी मजबूरी है कि मैं चाहकर भी अपने माँ बाप से मिल नहीं सकता, उनके साथ रह नहीं सकता। क्यों भगवान, क्यों मुझे ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया कि मुझे अपनी पत्नी और माता पिता में से किसी एक को चुनना होगा। दुखी मन से साहिल वृद्धाश्रम पहुंचता है और छुपकर अपने माता पिता को देखने लगता है। अरे मंजू बहन जी, वो लड़का जो दूर से आपको देख रहा है आप ही का बेटा है ना? देखिए अभी भी परवाह है उसे आपकी। कई दिन से देख रहे हैं, रोज़ आपको छुप छुप कर देखने आता है। कुछ मजबूरी रही होगी उसकी, मैं जानती हूँ। प्यार तो वो भी अपने माता पिता से करता ही है। मंजू बेटे के पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ रख देती है। साहिल बेटा, हमारी चिंता में अपना दिल जलाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ठीक है बेटा, एकदम ठीक। और तू ना बिल्कुल सच कहता था। घर पर मेरा और तुम्हारे पिताजी का ना दिन काटना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर तो हमारी उम्र के कितने सारे लोग हैं, देख। उनके साथ हंसते मुस्कुराते बातें करते दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तेरे बाबूजी भी खुश है। कल तो कह रहे थे हमने यहाँ आने में काफ़ी देर कर दी, हमें तो और पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। माँ की बातें साहिल के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए तेज कदमों से वहाँ से निकल जाता है। वो हर रोज़ अपने माता पिता को देखने के लिए अब वृद्धाश्रम आया करता था। अपने माता पिता को बताए बिना ही चुपचाप दूर से खड़े होकर कुछ देर तक उन्हें निहारता और फिर अपने घर वापस लौट जाता। क्या बात है, आजकल तुम रोज़ ही ऑफिस से लेट आने लगे हो? ठीक से बात भी नहीं करते मुझसे, खोए खोए रहते हो। कुछ बात है क्या? नहीं स्वाति, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, सो जाओ। अगले दिन जब साहिल वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को देखने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि माँ बाबूजी को अलग अलग बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। ये खबर साहिल के ऊपर एक बिजली की तरह गिरी थी। लेकिन माँ और बाबूजी को अलग करने का कारण क्या है? अरे वो पति पत्नी है, अगर एक कमरे में साथ साथ रह रहे हैं तो इसमें आपको क्या समस्या है? देखिए सर, ये अनाथ आश्रम है, आपका घर नहीं। और यहाँ की कुछ पॉलिसी है जिसको सभी को फॉलो करना होता है। आपके कहने से मैंने आपकी माँ और बाबूजी को एक कमरा दे ज़रूर दिया था, लेकिन कल वृद्धाश्रम के ट्रस्टी विजिट पर आए थे और जब उन्होंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मेरी नौकरी पर बात आ गई। हमारे यहाँ की पॉलिसी है, बीमार या फिजिकली चैलेंज्ड लोग नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह सकते। उनके रुकने का इंतज़ाम अलग बिल्डिंग में ही किया जाता है। अब आपके माँ बाबूजी के लिए वृद्धाश्रम का नियम तो नहीं बदल सकते। मैनेजर की बात सुनकर साहिल के सब्र का बांध टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, अपने ही हाथों से सब कुछ खत्म किया। पापा ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ मुझे बनाने में लगा दी और मैंने क्या किया उनके साथ? पहले उन्हें उनके मकान से और खुद से दूर किया और अब जीते जी उन दोनों को अलग कर दिया। अपने माँ बाबूजी से तो जीने की वजह ही छीन ली मैंने। मेरे जैसा नालायक और नाकाबिल बेटा भगवान किसी को भी ना दे। मैंने सोच लिया है, मेरे माँ बाबूजी अब अपने ही मकान में रहेंगे, चाहे उसके लिए अब मुझे वो घर छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़े। साहिल की बात सुनकर मैनेजर फ़ोन करके किसी को अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। मिस्टर साहिल, इनसे मिलिए। जिन ट्रस्टी की मैं बात कर रहा था ना, यही है हमारे ट्रस्टी। उम्मीद है इन्हें आप पहचानते होंगे। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग? आपके कहने पर मेरे माँ बाबूजी को अलग अलग किया गया है। मैं पूछता हूँ, आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है आप लोगों का? पहले आपकी बेटी के कहने पर मैंने अपने माँ बाबूजी को खुद से अलग करके यहाँ ओल्ड एज होम में भेज दिया। अब इतने से भी आप लोगों को संतोष नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप को अलग कर दिया आप लोगों ने। अरे कम से कम यही सोच लेते कि मेरे बाबूजी खुद चलने फिरने और अपना काम करने में सक्षम नहीं है। मेरी माँ के बिना वो नहीं जी पाएंगे। माँ बेटा, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन इस बात का एहसास करने में तुमने बहुत लंबा समय ले लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस मिट्टी के बने हो। कैसे बेटे हो तुम जो एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गए? अगर मुझे पता होता ना कि मेरी नालायक बेटी ने तुमसे शादी करने के लिए इतनी बेहूदी और घिनौनी शर्त रखी है तो मैं चाहे सारी उम्र उसे अपने घर कमारी बिठा कर रखता, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़के का घर बर्बाद करने के लिए उसकी शादी कभी ना करता। मैं अपनी परवरिश और संस्कारों पर शर्मिंदा हूँ बेटा, लेकिन तुमने भी अपने माँ बाप के संस्कारों को कम शर्मिंदा नहीं किया।
हाँ, वो अलग बात है कि समय रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन भर की कमाई, पेंशन, सब कुछ तुम्हें काबिल बनाने में लगा दिया। अरे वो तो तुम्हें देख देख कर ही जी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे जैसे होनहार और अच्छे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सब भी देखने को मिलेगा। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे माँ बाप ओल्ड एज होम में चले गए तो मैं यहाँ आकर तुम्हारे माँ बाप से मिला और फिर हमने पूरा प्लान बनाया ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवा सकूं। स्वाति को बहुत शौक है ना सास ससुर की जिम्मेदारी के बिना सुकून से अकेले रहने का। भाई साहब और बहन जी बोझ लगते ना उसे, तो ठीक है, घर से बाहर अब वो जाएगी और तुम्हारे माँ बाबू जी अपने मकान में रहेंगे। अरे उनके जैसा सीधा साधा इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अपना खुद का मकान होते हुए भी उन्होंने एक बार भी तुमसे पलट कर नहीं पूछा कि मेरे मकान से मुझे निकालने वाले तुम होते कौन हो। जब तुमने उन्हें घर से निकाला उस समय भी उन दोनों ने सिर्फ तुम्हारी और स्वाति की खुशी ही चाही। उन्हें यही लगा कि अगर उनके वृद्धाश्रम रहने से बेटा बहू खुश रह सकते हैं तो यही सही। साहिल की आंखों में दुख और पछतावे के आंसू थे। वो जाकर अपने माता पिता के पैर पकड़ लेता है और नाक रगड़कर उनसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद साहिल खुशी खुशी अपने माता पिता को वापस अपने घर ले आता है। स्वाति बेटा, बहन जी और भाई साहब तो अब इसी घर में रहेंगे, तुम अपना देख लो। अगर तुम्हें उनके साथ रहने में बहुत ज़्यादा समस्या है तो तुम अपने लिए कहीं बाहर जाकर फ्लैट ले सकती हो। और हाँ, साहिल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो अपने माँ बाप के साथ यहीं रहेगा। अरे पापा, कैसे बात कर रहे हैं आप मेरे पापा होकर अपनी बेटी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे नहीं गलत के खिलाफ बोल रहा हूँ। और तुम शायद भूल गई स्वाति, मैं गलत चीज़ों को कभी समर्थन नहीं देता। पापा की बात सुनकर स्वाति के होश ठिकाने आ गए थे। उसे इतना समझ में आ गया था कि अब इसकी दाल ना तो इस घर में गलने वाली है और ना मायके में। तुरंत स्वाति के सुर बदल जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने सास ससुर के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है।